हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। जिन कैंडिडेट का एग्जाम 21 अगस्त को है उनकी प्रिपरेशन अब कंप्लीट हो चुकी होगी। तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कितना टाइम लगने वाला है। तो देखिए, 2 घंटे आपके एग्जामिनेशन हॉल में लगने वाले हैं। 1 घंटे का होगा आपका एग्जाम और 1 घंटा आपको ऐसे लगने वाला है, क्योंकि पहले होगी आपकी एंट्री और एंट्री के बाद होगी आपकी स्क्रीनिंग, राइट। और स्क्रीनिंग के बाद आप जो है हॉल में एंटर कर जाओगे जहां पे आपको सीट मिलेगी। तो सीट मिलने के बाद क्या होगा, आपकी अटेंडेंस ली जाएगी, राइट, जिसपे आपका क्या होगा, थंब इंप्रेशन वगैरह लिए जाएंगे जो कि अटेंडेंस शीट के ऊपर लगते हैं। इसके बाद क्या होगा, जब आपको जो है सीट मिलेगी, जो सीट नंबर वहां पे दिया होगा, तो उस सीट पे आप बैठोगे तो वहां पे आपके सामने कंप्यूटर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। तो वो जब आप डाल दोगे तो उसके बाद आपको 30 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो एग्जाम को स्टार्ट होने के लिए जब 15 मिनट रह जाएंगे तो उस टाइम आपके सामने ओपन होंगी इंस्ट्रक्शन, राइट। उन इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से पढ़ना है। वहां पे आपने सबसे पहले सिलेक्ट करनी है लैंग्वेज। जब आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको जो है 10 मिनट और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है एग्जाम ओपन हो जाएगा। तो इन सारी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में, राइट। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पेपर ओपन हो जाएगा जो कि 1 आवर चलने वाला है, राइट। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं आपने एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या चीजें साथ में लेके जानी है। एक लेके जाना है एडमिट कार्ड और उसके साथ लेके जानी है आपने आईडी प्रूफ की कॉपी और साथ में लेके जाना है 2 फोटोग्राफ और उसके बाद साथ में लेके जानी है ओरिजिनल आईडी। तो इनके अलावा एग्जामिनेशन हॉल में आप ले जा सकते हैं एक पानी की बोतल जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और इसके अलावा आप ले जा सकते हैं ग्लव्स और मास्क जो है वो मैंडेटरी है, वो आपको पहनना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप ले जा सकते हैं सैनिटाइजर की बोतल और इसके बाद आप साथ में ले जा सकते हैं स्टैंप पैड को जो कि थंब इंप्रेशन लगाने के काम आता है, जो कि आप अपना पर्सनल कैरी कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने जो है पर्सनल कैरी नहीं करना है तो वो एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इसके बाद जो आपने एडमिट कार्ड के साथ फोटो कॉपी लगानी है अपने आईडी प्रूफ की, तो उसके ऊपर आपने लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर और इसके बाद लिखना है उसके ऊपर पासवर्ड और उसके बाद करना है उसके ऊपर आपने सिग्नेचर। ये 3 चीजें आपने मेंशन करनी है अपने आईडी कार्ड के प्रूफ के ऊपर जो आपने फोटोस्टेट लगाई होगी और इसके बाद आपने क्रॉस सिग्नेचर करना है अपने फोटोग्राफ के ऊपर। और एडमिट कार्ड के साथ आपने एक फॉर्म और लगाना है जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म, राइट, जिसमें आपने जो है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम का सेंटर, अपना रोल नंबर, अपना नेम और सिग्नेचर आपने उसके ऊपर करने होते हैं। ये सारी डिटेल आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर भरनी है। ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले। तो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं हैंड रिटन सैंपल के बारे में। तो वो आपने कब भरना है, जब आपका एग्जाम ओपन हो जाएगा तो उस टाइम आपके सामने कुछ लाइनें दी होती है जो कि इंस्ट्रक्शन आपके सामने जब एग्जाम में खुलेंगी तो उस टाइम आपके सामने कुछ लाइनें दी होंगी। तो वो लाइनें आपने लिखनी होती है एडमिट कार्ड के ऊपर। वो आपने एग्जाम के ड्यूरेशन में लिखनी होती है, राइट। वो आपने पहले फिल नहीं करनी होती है, राइट। तो देखिए, अब हम बात करते हैं जब आपके सामने पेपर ओपन हो जाएगा तो आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है कि जो भी आपके सामने सेक्शन ओपन होगा उसमें आपने 20 से 30 सेकंड लगा के पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सेक्शन में और मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। आपने सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो एक चीज को आपने और ध्यान में रखना है कि ये है बैंक का एग्जाम और यहाँ पे होती है नेगेटिव मार्किंग जो कि होगी 0.25 मार्क्स की अगर आप एक क्वेश्चन जो है गलत करते हो। जो क्वेश्चन आपको आता है वही आपने अटेम्प्ट करना है। इसके बाद सेकंड जो स्टेप आपका होना चाहिए वो होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मैंने करना है और कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मैं करूं, कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ूं। तो देखिए, आपने क्या करना है, आपने देखना है कि 20 से 30 सेकंड में अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आपने उस क्वेश्चन को कर लेना है। अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 से 2 मिनट का टाइम लग रहा है तो आपने क्या करना है, आपने उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। वहां पे आपने क्विक डिसीजन लेना है कि मैंने इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देना है क्योंकि मुझे इसमें टाइम लग रहा है। आपने टाइम की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करनी है, राइट। तो आई होप ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे आपने क्वेश्चन की सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले आपने 20 से 30 सेकंड लगा के क्वेश्चन को पहचान लेना है कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं
और कौन से क्वेश्चन को करने के लिए 20 से 30 सेकंड लग रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक के बारे में कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि आपको करने ही करने हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, क्योंकि वो आपको 7 से 10 नंबर का देखने को मिलेगा और आपने इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। और इसके बाद अगर आपको दिख जाता है रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन तो आपने उसके बाद उनको अटेम्प्ट करना है। और इसके बाद अगर आपको पेपर में दिख जाता है कि क्लोज टेस्ट आया हुआ है तो आपने उसके बाद क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना है, क्योंकि जो क्लोज टेस्ट है वो आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा और जो आपके पास रीअरेंजमेंट है वो भी आपको 3 से 5 नंबर का देखने को मिलेगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इंग्लिश का वो है रिप्लेसमेंट का, कि आपने कुछ वर्ड रिप्लेस करने होते हैं। जैसे ए को आपने बी से रिप्लेस करना होता है, बी को सी से करना होता है, डी को ए से करना होता है। ऐसे कुछ आपके पास पेयर दिए होंगे कि इनमें से कौन से हम वर्ड को जो है किस वर्ड से रिप्लेस करें कि इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग बन जाए। तो उसके बाद आपने उन क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करना है, क्योंकि ये भी थोड़े से आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको थोड़ी सी ग्रामर के ऊपर और आपको थोड़ी सी वोकैबुलरी के ऊपर आपकी कमांड है तो आप इन क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। इसके बाद आपने लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि आपका ग्रामर ठीक है तो आप इनको पहले भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आता है और मेरी इंग्लिश बहुत ही वीक है तो आप एरर डिटेक्शन को सबसे लास्ट में कीजिए। तो इस तरीके से आपने इंग्लिश के सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। आई होप ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए वो आता है मैथ का सब्जेक्ट। तो देखिए मैथ में आपने सबसे पहले सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को, क्योंकि वो आपको 10 से 15 नंबर के देखने को मिलेंगे, राइट, जिसमें इंक्लूड होगी आपकी रॉन्ग सीरीज और नंबर सीरीज, तभी जो है सिंप्लीफिकेशन आपकी 15 नंबर की बन जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको नंबर सीरीज और रॉन्ग सीरीज दिखती है पेपर में तो आपने उसको अटेम्प्ट करना है। तो इन दोनों को मिला के आपको 15 नंबर की क्या होगी, सिंप्लीफिकेशन आएगी, राइट। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि आपने अटेम्प्ट करना ही करना है वो है डीआई का टॉपिक, राइट। फिर आपने क्या करना है, डीआई के ऊपर प्रोसीड कर जाना है जो कि आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा, राइट। जो डीआई है एक तो आपको सिंपल सी डीआई आएगी और एक जो होगी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, बट एक जो होगी वो इजी होगी। उसको आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी इजी वाली डीआई है, उसको आपने सॉल्व करना है। तो इसके बाद रह जाते हैं अर्थमेटिक के टॉपिक। तो अगर आपको अर्थमेटिक थोड़ी सी कम भी आती है तो आपने उसको बाद में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अर्थमेटिक में ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम उनको करने के लिए लग जाता है, बट आपने इस वाले सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट करना है अर्थमेटिक वाले को। उसके बाद आपने फाइंड करना है कि अर्थमेटिक में कौन कौन से क्वेश्चन इजी है, उन क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लेना है, राइट। तो इस तरीके से आपने मैथ के सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, राइट। तो आई होप मैथ के सेक्शन की स्ट्रेटजी भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद लास्ट जो सब्जेक्ट रह जाता है वो है रीजनिंग का सब्जेक्ट। तो रीजनिंग के सेक्शन में अगर आपको सबसे पहले दिख जाते हैं इनइक्वालिटी तो आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, क्योंकि वो आपको 3 से 5 नंबर की आएगी, राइट। इसके बाद अगर आपको टॉपिक दिख जाता है सिलोजिज्म का तो वो भी आपको 3 से 5 नंबर का देखने को मिलेगा। फिर आपने जो है सिलोजिज्म के टॉपिक को सॉल्व करना है। और इसके बाद अगर आपको दिख जाता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन तब आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ये भी आपको 3 से 5 नंबर का देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिख जाता है पेपर में तो आपने फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये भी आपको 3 से 5 नंबर की आएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो है ब्लड रिलेशन का टॉपिक। अगर आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिख जाएगा पेपर में तो आपने उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये भी आपको 3 से 5 नंबर का देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो मिसलेनियस क्वेश्चन बच जाते हैं, कुछ जो है बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे कि आपने बताना होता है कि मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ कुछ भी लिखा होता है कि इनको राइट से अरेंज करें, लेफ्ट से अरेंज करें, तो कौन सा वर्ड जो है अनचेंज्ड रहेगा। तो इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन दिख जाते हैं तो आपने उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। तो ये सारे टॉपिक आपने 10 मिनट में कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद आपने प्रोसीड करना है पजल के ऊपर। जो पजल है वो आपको 15 नंबर की देखने को मिलेगी। एक इसमें आ सकती है आपको सीटिंग अरेंजमेंट की पजल, एक आ सकती है आपको
सर्टेन लाइन की पजल। इसके बाद आपको देखने को मिल सकते हैं फ्लोर पजल, और इसके बाद आपको देखने को मिल सकते हैं बॉक्स बेस पजल, या तो आपको डे वाइज पजल भी आ सकती है। अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट की पजल दिखती है उसमें भी आपने चेक करना है कि आपको सेंटर की तरफ फेसिंग वाली है कि सेंटर और आउटसाइड द सेंटर फेसिंग दी हुई है। अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट की सेंटर की तरफ फेसिंग वाली पजल आती है तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अगर आपको बोथ आती है सेंटर की तरफ और आउटसाइड द सेंटर आती है तो इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अगर आपने ऐसी पजल की प्रैक्टिस की है तब आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं कि हम इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद बात आती है लाइन पजल की। लाइन पजल भी दो टाइप की होती है, एक होता है सर्टेन लाइन ऑफ पजल और एक होता है पैरेलल लाइन वाली पजल। तो आपने चेक कर लेना है कैसी पजल आपको आती है, सर्टेन लाइन वाली आती है या तो पैरेलल लाइन वाली आती है। अगर पैरेलल लाइन वाली आती है तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सन ने जो है नॉर्थ की तरफ फेसिंग की है तो कैसे डायग्राम बनेगा, साउथ की तरफ फेसिंग की है तो कैसे डायग्राम बनेगा, राइट। क्योंकि ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए पेपर से पहले ही। इसके बाद आती है सर्टेन नंबर ऑफ पीपल की पजल। इसमें भी आपने देखना है नॉर्थ की तरफ फेसिंग की है या तो साउथ की तरफ फेसिंग की है या तो दोनों फेसिंग दी है, नॉर्थ की तरफ भी और साउथ की तरफ भी, तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। तो इसको करने के लिए आपको टाइम लग सकता है, राइट। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि किस टाइप की पजल पूछी गई है, मुझे इस टाइप की पजल आती भी है सॉल्व करना या नहीं आती है। इसके बाद आती है पजल हमारे पास बॉक्स बेस और आती है फ्लोर बेस पजल। जो बॉक्स बेस पजल होते हैं इसमें अगर आपके पास सिंपल सी पजल दी हो, बॉक्स की ही बात की जा रही हो तो वो तो सिंपल होती है, बट बॉक्स की अगर बात की जा रही है उसके साथ में डे हो या कोई फ्रूट की बात हो या कोई और चीज वो कैरी कर रहा है तो वो वाली पजल थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ज्यादा आ जाते हैं। एक तो बॉक्स वेरिएबल है, उसमें फ्रूट की बात की जा रही है, कौन से डे में रखा जाता है वो भी बात की जा रही थी। तो ये सारी चीजें अगर इंक्लूड है तो आपने जो है इस वाली पजल को भी नहीं करना है, क्योंकि ये वाली पजल आपको करने में बहुत टाइम लगेगा अगर ऐसी पजल आपको देखने को मिल जाती है। जिस बच्चे की प्रैक्टिस है वो इस पजल को इजीली कर पाएगा, बट जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो इस पजल को इजीली नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोर पजल के बारे में। अगर आपको सिंपल सी फ्लोर पजल होगी कि हमारे पास 1 से लेकर 7 तक जो है फ्लोर है और इनमें हमारे पास पर्सन ए जो है फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है, तो सेकंड फ्लोर पे बैठा है, कुछ भी बात की जा रही होगी तो वो तो क्या होगी, सिंपल सी पजल होगी। इसके बाद जो फ्लोर वाली पजल होगी इसमें फ्लैट की बात की जा रही होगी तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट पजल होती है। इस पजल को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम लग सकता है। अगर आपको ऐसी पजल देखने को मिलेगी तो जिसकी प्रैक्टिस है वो इस पजल को कर लेगा, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है तो वो इस पजल को छोड़ ही दे, क्योंकि इस पजल को करने के लिए आपको टाइम लग सकता है। इसके बाद लास्ट जो पजल आती है वो है डे वाइज पजल। अगर आपके पास डे की बात की जा रही होगी कि कोई पर्सन जो है मंडे को वर्किंग पे जाता है या ट्यूसडे को जाता है, इस तरीके की पजल आएगी तो वो इजी होती है। तो इस टाइप की पजल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप पजल को भी कैसे आपने अटेम्प्ट करना है ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा, और रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ये थी मेरी तरफ से आप सबके लिए एग्जाम की स्ट्रेटेजी कि कैसे आपने जो है एग्जाम को अटेम्प्ट करना है और किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा एग्जाम में। तो ऑल दी बेस्ट सभी कैंडिडेट को जिनका एग्जाम 21 अगस्त को है और जिनका एग्जाम 25 अगस्त को है। तो आप सभी पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना, पेपर में नर्वस नहीं होना है, और एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको जो क्वेश्चन आते हैं आपने वही अटेम्प्ट करने हैं। तो आई होप अब आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, कैसे आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है और किन किन चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा एग्जाम में, राइट। अगर आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।